उर्मिला 5 महीने से पेट से थी और उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। तभी उसका पति प्रभाकर वहाँ आता है। क्या बात है उर्मिला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, न जाने कब ये 9 महीने पूरे होंगे। कब मेरा ये दर्द खत्म होगा। चिंता मत करो, जैसे 5 महीने निकले हैं बाकी के 5 महीने भी निकल जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी बड़ी तकलीफ भरी है। हाँ उर्मिला, पर मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप जरा काम से जल्दी आ जाए करिए। ठीक है उर्मिला, आ जाऊंगा, लेकिन अगर कभी जल्दी ना भी आ पाऊँ तो तुम चिंता मत करना। भला चिंता क्यों ना करूं, अब मुझे आपकी चिंता तो होगी ही ना। नहीं करनी, यही तो कह रहा हूँ। अभी तुम्हारी हालत नाजुक है, तुम्हें सिर्फ हमारे बच्चे की और खुद की चिंता करनी है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो कभी लेट हो जाऊं तो तुम आराम से सो जाना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। एक रात प्रभाकर को काम से आने में देरी हो जाती है और उर्मिला को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। आज क्या हो गया इनको, अभी तक आए नहीं है, क्या करूं। वहीं प्रभाकर अपने वेयर हाउस में बैठा था, तभी उसके पास एक सांप आ जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लगता है सांप से, मेरी रक्षा करो। और तभी अचानक वो सांप प्रभाकर के पैरों से लिपट जाता है और प्रभाकर उस सांप को अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। तभी वो सांप एक औरत का रूप ले लेता है। क्या स्वरा, तुम भी ना मुझे डराने आई थी? नहीं नहीं, मैं आपको डराने नहीं बल्कि आपसे मिलने आई थी। लेकिन इतनी देर से क्यों आई हो आज? कब से इंतजार कर रहा हूँ। आज देर हो गई बस, लेकिन आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? घर क्यों नहीं गए? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर मुझे देरी हो जाए तो इंतजार मत किया करो। क्यों ना करूं, आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इंतजार तो करूंगा ही। वहाँ घर पर आपकी पत्नी अकेली है और पेट से है, उन्हें आपके साथ की जरूरत है। हाँ, लेकिन उसकी देखभाल भी मैं कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी ना भूल सकता हूँ। तभी प्रभाकर स्वरा को गले से लगा लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि स्वरा एक नागिन थी और प्रभाकर उससे प्यार करता था, लेकिन उर्मिला को ये बात नहीं पता थी। मुझे लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए, हमें यहाँ काफी देर हो गई है। हाँ, चला जाऊंगा, तुम क्यों चिंता करती हो? कहीं आपकी पत्नी उर्मिला यहाँ ना आ जाए। नहीं, वो नहीं आ सकती, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है आजकल। तभी तो कह रही हूँ कि आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है। जरूरत तो तुम्हें भी उतनी ही है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त दे पाता हूँ। आखिर तुम भी तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। हाँ, लेकिन मुझे तो अभी सिर्फ 3रा महीना ही चल रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक रहती है। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? अच्छा, फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्यों मुझे बार बार जाने का कह रही हो? न जाने क्यों आज थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चले जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अब आओ मेरे पास। इसके बाद प्रभाकर और स्वरा एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक वेयर हाउस का दरवाजा खुल जाता है और प्रभाकर और स्वरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर उर्मिला थी। अच्छा, तो ये कर रहे थे आप यहाँ, इसीलिए घर नहीं आए? उर्मिला, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आराम करना है। अच्छा, मैं आराम करूं और आप यहाँ रंगरलियां मनाएं इस औरत के साथ? देखो उर्मिला, मैं बस... क्या देखूं, अब तो रंगे हाथों पकड़े गए हो, ये आपने अच्छा नहीं किया। उर्मिला, मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे प्यार करते हैं तो मुझे छोड़ देते, मेरे पेट में आपका बच्चा है, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तभी उर्मिला और प्रभाकर के बीच काफी बहस होती है और उर्मिला गुस्से में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। अब आपको अच्छे से मैं सबक सिखा दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी उर्मिला वहाँ साइड में रखी एक लोहे का पतली छड़ी उठा लेती है और अपने पेट पर उसकी नोक रख लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। दूर रहो, आज मैं यहीं मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी और आप रहना अपनी जिंदगी में खुश। नहीं उर्मिला, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी प्रभाकर रोते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है और हाथ जोड़ने लगता है। उर्मिला, मैं ऐसा नहीं चाहता था। अच्छा, आप ऐसा नहीं चाहते थे? तभी मेरी पीठ पीछे इस औरत के साथ रहते हैं आप? चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस बच्चे को और खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उर्मिला,
ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना। डायन, तेरे करके ही तो मेरी जिंदगी और मेरा घर खराब हो गया। मेरे पति को तूने फंसा लिया। नहीं उर्मिला, इसने कुछ नहीं किया है। उर्मिला, मैं कह रही हूँ ना कि मैं चली जाऊंगी, तुम छड़ी दूर करो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगी इस दुनिया से। मैं मार दूंगी इस बच्चे को और खुद को भी। तभी उर्मिला जोर से अपने पेट में मारने के लिए वो छड़ी हवा में उठाती है और प्रभाकर भागकर उसके हाथ से छड़ी छीन लेता है। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूँ मैं पागल। तभी उर्मिला भी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप दोनों ने। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तो प्रभाकर को कोई सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो एक इंसान भी नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी स्वरा इंसान के रूप से एक सांप बन जाती है और उर्मिला ये देखकर हैरान हो जाती है। ये देखो उर्मिला, मैं तो एक नागिन हूँ, और एक नागिन किसी इंसान को क्या सुख देगी भला? तुम ही सोचो। हे भगवान, आप एक नागिन के साथ प्यार में पड़े थे? नहीं, मैं तो। तभी स्वरा प्रभाकर को बीच में टोक देती है। प्रभाकर को तो कुछ भी नहीं पता है उर्मिला, इन्हें भी आज पहली बार ही पता लगा है कि मैं नागिन हूँ। तभी प्रभाकर चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि स्वरा उसे बचाने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रही है। उर्मिला, मैंने ही प्रभाकर को वश में किया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और प्रभाकर को माफ कर देना। और तभी स्वरा वहाँ से चली जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने आज एक नागिन देखी है। हाँ स्वरा, मुझे भी नहीं पता था कि वो एक नागिन है। शुक्र है आप बच गए। कहीं आपको डस लेती या कुछ कर देती तो क्या होता। लेकिन अब तो वो जा चुकी है। उर्मिला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। ये सब सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ठीक है, नहीं करूँगा। मुझे पता है, उस नागिन ने आपको वश में कर लिया था, इस वजह से ही आप वो सब कुछ कर रहे थे। हाँ उर्मिला, लेकिन अब उसका जादू नहीं चलेगा, अब वो जा चुकी है। हाँ, अब घर चलते हैं। इसके बाद उर्मिला और प्रभाकर घर आ जाते हैं। उस दिन से प्रभाकर जब भी काम पर जाता था, स्वरा कभी भी उससे मिलने नहीं आई। आखिर एक दिन प्रभाकर परेशान हो गया। ये क्या हो गया है स्वरा को? इसने तो सच में ही आना बंद कर दिया। लगता है मुझे उससे मिलने जाना होगा। तभी प्रभाकर अपने वेयरहाउस से दूर जंगल की तरफ एक खंडहर में जाता है। स्वरा, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। वहीं स्वरा नागिन रूप में ही छुपकर उसी खंडहर में बैठी थी। स्वरा खुद से रोते हुए कहती है, नहीं प्रभाकर, अब मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैं अब किसी की जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती। वहीं प्रभाकर स्वरा के ना आने से और परेशान हो गया। प्रभाकर ने रोते हुए कहा, स्वरा, मुझसे बात करो, एक बार मुझसे मिल लो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। प्रभाकर बार बार उसे बुलाने लगता है। वहीं स्वरा का भी दिल रो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। स्वरा, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम है, एक बार मुझसे बात कर लो। ये बात सुनकर स्वरा इंसान रूप में प्रभाकर के सामने आती है। प्रभाकर। स्वरा, क्या बात है, तुम मुझसे मिलने नहीं आई? इतने दिन हो गए। मैंने उस दिन उर्मिला की हालत देखी थी, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, हमारे होने वाले बच्चे को नहीं छोड़ सकता। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। मुझे चुपके चुपके तुम्हारी देखभाल करने दो। जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उर्मिला को इस बात की भनक भी लगे। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त पर ही घर जाऊंगा। ठीक है। लेकिन तुमने उर्मिला से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तो शुरू से ही जानता था कि तुम नागिन हो। मुझे झूठ बोलना पड़ा, वरना उस दिन बात बिगड़ जाती। वो खुद को कुछ भी कर सकती थी। लेकिन तुमने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। तो क्या हो गया प्रभाकर? उसके बाद तो सब सही भी तो हो गया ना? हाँ, अब तो सब ठीक है। तो ठीक है, अब आप जाओ और मैं हर 2 दिन के बाद आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रभाकर वहाँ से वापस आ जाता है। वादे के अनुसार हर 2 दिन बाद स्वरा प्रभाकर से मिलने आया करती थी। देखते ही देखते 4 महीने और निकल गए। एक दिन उर्मिला के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अजी, सुनते हो? कहाँ हो? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ हो? क्या हुआ? 9 महीने पूरे हो गए ना, लगता है डिलीवरी का वक्त आ गया है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी प्रभाकर उर्मिला को हॉस्पिटल ले जाता है।
आप यहीं रुकिए, जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी हम आपको बुला लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। उर्मिला को डिलीवरी के लिए ले जाते हैं, लेकिन काफी वक्त बीत जाता है। काफी वक्त हो गया है, अभी तक डॉक्टर साहब वापस क्यों नहीं आए? तभी वहाँ से एक नर्स गुजरती है। सिस्टर क्या बात है, अभी तक बच्चा हुआ नहीं क्या? देखिए, उर्मिला जी का केस बहुत क्रिटिकल है, उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है। वो ठीक तो है ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, आप इंतजार कीजिए। काफी वक्त बाद डॉक्टर बच्चे के साथ बाहर आता है। डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा है ना, दीजिए ना मुझे। हाँ प्रभाकर जी, बेटी हुई थी, लेकिन माफ कीजिए, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सुनकर प्रभाकर के होश उड़ जाते हैं और प्रभाकर अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये सब कैसे डॉक्टर साहब, अब उर्मिला को क्या बताऊंगा मैं? उर्मिला की कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें अभी इस बारे में कुछ मत बताना, उस झटके से उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। अपने बच्चे की लाश को उठाए हुए प्रभाकर की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रभाकर की पत्नी उर्मिला प्रेग्नेंट थी। प्रभाकर एक स्वरा नाम की नागिन से प्यार करता है जो प्रेग्नेंट थी। उर्मिला ने प्रभाकर और स्वरा को वेयरहाउस में एक साथ पकड़ लिया था, लेकिन स्वरा ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। इसके बाद भी प्रभाकर ने स्वरा को नहीं छोड़ा। उर्मिला की डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे की मौत हो जाती है और प्रभाकर बहुत दुखी हो जाता है। अब आगे प्रभाकर अपने बच्चे की लाश लेकर चला जाता है और उसे गले से लगा लेता है। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी औलाद क्यों छीन ली? क्यों? प्रभाकर खड्डा खोदता है और अपनी बेटी की लाश खड्डे में रखकर दफना देता है और वापस हॉस्पिटल में उर्मिला के पास जाता है। उर्मिला उठने की कोशिश करते हुए कहती है, हमारा बच्चा कहाँ है? अरे तुम उठो मत, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट को कहा है। पहले बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? लड़का हुआ या लड़की? बेटी हुई थी। हुई थी मतलब? कहाँ है अब? मतलब यही है हॉस्पिटल में, चिंता मत करो। ये सुनकर उर्मिला घबरा जाती है और अपने बेड से खड़े होने लगती है, लेकिन प्रभाकर उसे रोक लेता है। तुम्हें कह दिया ना, बेड से मत उठो। मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताइए। तुम शांत हो जाओ, हमारी बेटी थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे मशीन में रखा है। लेकिन उसे ऐसा भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी, तुम बस अभी आराम करो। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अब चलो तुम आराम कर लो। तो ये बात सुनकर उर्मिला थोड़ी शांत हो जाती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। प्रभाकर खुद से कहता है, मुझे माफ कर देना उर्मिला, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है और मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। उर्मिला जी, आपको बेड से नहीं उठना है, आज का दिन आप यहीं आराम कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो बस अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। हाँ, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ, अब मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, इससे आपको नींद आ जाएगी। डॉक्टर उर्मिला को दवाई देकर चला जाता है और प्रभाकर भी डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे थोड़ा जरूरी काम है कुछ। हाँ जरूर, वैसे भी उर्मिला अभी 3 घंटे तक नहीं उठेगी, बाकी यहाँ नर्स देखभाल के लिए है। ठीक है डॉक्टर साहब। प्रभाकर वहाँ से वेयरहाउस में आ जाता है। प्रभाकर खुद से कहता है, आज स्वरा के आने का दिन है, वो आती ही होगी, उसे मैं सारी बात बता दूंगा। प्रभाकर वहाँ बैठकर उसका इंतजार करता है और कुछ ही देर में स्वरा नागिन रूप में वहाँ आकर इंसान बन जाती है। क्या बात है प्रभाकर, आप काफी उदास और परेशान लग रहे हो। तभी प्रभाकर रोते हुए स्वरा को गले से लगा लेता है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। आप बताओ भी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बेटी हुई थी स्वरा, लेकिन पैदा होते ही वो गुजर गई। हे भगवान, ये कैसे हुआ? पता नहीं स्वरा, बस भगवान ने मुझसे मेरी पहली औलाद छीन ली। चिंता मत करो प्रभाकर, अब जो हो गया उसे कौन टाल सकता है। और उर्मिला कैसी है? उर्मिला की हालत भी कुछ खास नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे सच्चाई बताने से मना किया है। हे भगवान, सच्चाई जानकर बेचारी उर्मिला पर क्या बीतेगी। हाँ स्वरा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसे बताने की, पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक से स्वरा के पेट में तेज दर्द होने लगता है और स्वरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आह आह बहुत दर्द हो रहा है, आह बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अचानक से क्या हुआ? अभी तो 9 महीने पूरे ही नहीं हुए ना? हाँ, अभी तो 7वां महीना ही चल रहा है,
लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन हॉस्पिटल में तो आपकी पत्नी उर्मिला है ना? नहीं, मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। तो प्रभाकर वहाँ से स्वरा को एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे 7वां महीना है और बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं कि क्या परेशानी है। स्वरा को चेकअप के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। देखिए, स्वरा की हालत नाजुक है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। आप बताइए किसे बचाना है? प्रभाकर ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। आप माँ को बचाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, पर मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। डॉक्टर वापस स्वरा के पास आता है और थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। प्रभाकर ये सुनकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, क्या ये मेरा बच्चा है जिसके रोने की आवाज आ रही है? कुछ देर में नर्स एक बच्चे को लेकर प्रभाकर के पास आ जाती है। बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। क्या सच में? और स्वरा ठीक है ना? प्रभाकर अपनी बेटी को गोद में लेकर बहुत खुश हो जाता है। नहीं, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है, आप अब जल्दी से जाकर उनसे मिल लीजिए। तभी प्रभाकर अपनी बेटी को उठाए जल्दी से स्वरा के पास जाता है। स्वरा की हालत बहुत खराब थी। ये सब क्या हो गया? हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? जरा मेरी बेटी को मेरे पास लाओ, आखिरी बार देख लूं उसे। तभी प्रभाकर स्वरा की बगल में बच्चे को रख देता है। डॉक्टर साहब, आपको मैंने कहा था कि स्वरा को बचा लेना, ये सब नहीं होना चाहिए था। प्रभाकर, मैंने ही डॉक्टर साहब से कहा था कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन क्यों स्वरा? मैं तुम्हें बचाना चाहता था। नहीं प्रभाकर, मुझे पता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। माफ कर दीजिए, कंडीशन ही ऐसी थी। मैं चलता हूँ, आप दोनों बात कीजिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये तुमने क्या किया स्वरा? क्यों कहा डॉक्टर से? कोई बात नहीं प्रभाकर, मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ और इसे अब तुम्हें ही संभालना है। ये हमारी बेटी है और इसे माँ की जरूरत है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसे मत कहो। मैं क्या कर सकती हूँ प्रभाकर, मेरा अंतिम समय आ चुका है। तुम मेरी बेटी को इसकी माँ तक पहुँचा दो। मैं कुछ समझा नहीं स्वरा। आज से उर्मिला ही इसकी माँ है। मेरी बेटी उर्मिला को दे दो और इसका नाम मालिनी रखना। लेकिन स्वरा। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे एक माँ दे दो। उर्मिला को कहना ये ही उसकी बेटी है। तभी प्रभाकर रोने लग जाता है और कुछ ही देर में स्वरा दम तोड़ देती है। नहीं, हे ईश्वर, ये कैसी माया है? पहले मेरी एक औलाद छीन ली और अब मेरी स्वरा को भी छीन लिया। वहीं स्वरा के मरते ही उसकी बेटी मालिनी भी जोर जोर से रोने लग जाती है, जैसे नन्ही सी जान को अपनी माँ से बिछड़ने का पता लग गया था। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तू भी ना जाने कैसी किस्मत लेकर आई है। इस तरह से एक औलाद खोने के बाद अब प्रभाकर ने अपना प्यार भी खो दिया था। इसके बाद प्रभाकर अपनी बेटी को लेकर अपनी बुआ रेवती के घर जाता है। बेटा, ये बच्चा कौन है? बुआ जी, आप इसे संभालिए, ये मेरी बेटी मालिनी है, आप इसे लेकर घर जाइए। लेकिन उर्मिला कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे हॉस्पिटल से ले आऊंगा। तब तक आप मालिनी को रख लीजिए। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। प्रभाकर अपनी बेटी अपनी बुआ को सौंपकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर साहब, उर्मिला को हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी? बस आप आज ही उन्हें लेकर जा सकते हैं। प्रभाकर उर्मिला के पास जाता है। अब मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे मेरी बेटी दे दो। उर्मिला, चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? है भरोसा, लेकिन जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मैंने उसे देखा भी नहीं है। सोचो मेरे मन पर क्या बीत रही होगी। मैं समझ रहा हूँ, बस हम घर ही जा रहे हैं। अपनी बेटी लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? उर्मिला, शांत हो जाओ, ये हॉस्पिटल है, यहाँ हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। शोर सुनकर डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ उर्मिला जी, आप शोर क्यों कर रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं कल से कह रही हूँ कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, कम से कम शक्ल तो दिखा दीजिए। देखिए, अभी हम आपको आपकी बेटी नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? आप सब लोग मिलकर क्या चाल चल रहे हैं आखिर? कैसी बातें करती हो तुम? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। तुम ये सब छोड़ो, मेरे साथ घर चलो।
मैं अपनी बेटी को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। बात खत्म। डॉक्टर साहब, आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे इससे बात करनी है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो घर पर है। क्या? सच में? लेकिन आपने उस नन्ही सी जान को घर क्यों छोड़ा है? चिंता मत करो, मैं उसे बुआ जी के पास छोड़कर आया हूँ। अच्छा ठीक है, पहले ही कह देते, यूं ही इतना परेशान किया। मैं सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में प्रभाकर और उर्मिला घर पहुंच जाते हैं। वहाँ रेवती मालिनी को संभाल रही थी। उर्मिला अपनी बेटी को उठा लेती है। ओह ओह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मेरी बच्ची। हाँ उर्मिला, बहुत ही प्यारी गुड़िया है। अब तो खुश हो ना तुम? मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरी जिंदगी है। इसका नाम मालिनी रखा है, कैसा है नाम? बहुत प्यारा नाम है। इस तरह उर्मिला उसे अपनी बेटी समझकर प्यार करती है। तभी मालिनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाकर इसे दूध पिला दो, इसे भूख लगी होगी। उर्मिला मालिनी को लेकर कमरे में जाती है और उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन मालिनी दूध नहीं पीती। ये क्या हो गया इसे? ये तो मेरा दूध ही नहीं पी रही। प्रभाकर समझ जाता है, लेकिन चुप रहता है। जरा बुआ जी को बुलाइए तो, उन्हें पता होगा बच्चों का। हाँ, बुला कर लाता हूँ। प्रभाकर रेवती को कमरे में ले जाता है। क्या हुआ उर्मिला? देखिए ना बुआ जी, मालिनी मेरा दूध क्यों नहीं पी रही? अरे ये क्या, बच्चा तो अपनी माँ को पहचान लेता है, इसे क्या हुआ? वही तो। अरे चिंता मत कीजिए, अभी तो पैदा हुई है ना, अभी इसे दूध पीना नहीं आता होगा। तभी मालिनी जोर जोर से रोने लगती है। लगता है ये भूखी है, मैं इसके लिए बोतल में दूध लेकर आती हूँ। इसे मुझे दो, मैं इसे झूले में डाल देता हूँ। प्रभाकर मालिनी को झूले में डाल देता है और तभी मालिनी का शरीर नीला पड़ने लगता है। हे भगवान, इसका शरीर नीला पड़ रहा है, कहीं ये कोई नागिन तो नहीं? प्रभाकर बहुत डर जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्वरा के 7वें महीने में बेटी पैदा होती है, लेकिन स्वरा की मौत हो जाती है। वहीं स्वरा के कहने पर प्रभाकर स्वरा की बेटी मालिनी को उर्मिला की बेटी बताकर उर्मिला को दे देता है। उर्मिला ये सच्चाई नहीं जानती कि मालिनी स्वरा की बेटी है। तभी अचानक से मालिनी का शरीर नीला पड़ने लग जाता है, जिसे देखकर प्रभाकर बहुत घबरा जाता है। अब आगे। मालिनी का शरीर नीला पड़ता देख प्रभाकर उसे तौली से ढककर गोद में उठा लेता है। अरे क्या हुआ? आपने मालिनी को उठा क्यों लिया और ऐसे लपेटा क्यों है? मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम यहाँ आराम करो, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में चेक करवा कर। लेकिन इसे हुआ क्या है? मुझे तो ठीक लग रही थी ये। नहीं, अभी मैंने हाथ लगा कर देखा है, मुझे इसका शरीर काफी गर्म लग रहा है। ठीक है, आप दिखा आइए डॉक्टर को। तभी प्रभाकर मालिनी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहाँ बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। कृपा करो बाबा जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। बता, तेरी क्या समस्या है? तभी प्रभाकर अपनी बेटी को बाबा के आगे रख देता है। ये तो विष कन्या है। क्या मतलब बाबा जी? ये एक नागिन की बेटी है, इसका शरीर नीला है, इसके अंदर विष है। तो अब मैं क्या करूं बाबा जी? ये मेरी बेटी है, इसका एक ही उपाय है। जो भी उपाय है बताइए, बस मैं मेरी बेटी को एक साधारण इंसान की तरह रखना चाहता हूँ। मैं इसके हाथ में एक धागा बांध दूंगा, उससे इस कन्या के शरीर में विष नहीं पैदा होगा। ठीक है बाबा जी, लेकिन कभी भी अगर धागा उतरा तो इस कन्या का शरीर नीला पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा बाबा जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, मुझे एक छोटी सी पूजा करनी होगी और उस धागे में जादुई शक्ति डालनी होगी। तांत्रिक बाबा एक पूजा करता है और काले रंग का धागा मालिनी के हाथ में बांध देता है, जिससे मालिनी का शरीर सही हो जाता है। बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया, धन्यवाद बाबा जी। याद रखना, ये धागा इस कन्या के शरीर से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा जी, लेकिन जैसे जैसे मालिनी बड़ी होगी ये धागा तो इसके हाथ में फंस जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? चिंता मत कर बेटा, ये जादुई धागा है, इसके शरीर के साथ साथ धागा भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाता है। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दवाई दे दी थी। अच्छा, कहाँ है दवाई? दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे बेटा,
मालिनी तो बिल्कुल ठीक थी, तू खामखा ही इसे डॉक्टर के पास ले गया। हाँ बुआ जी, बस मुझे लगा कि बीमार है, डॉक्टर को दिखाना ही ठीक रहेगा। अरे तो दवाई कहाँ है, बताइए। प्रभाकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दवाई क्या देता डॉक्टर, बीमार थोड़ी ना है ये। हाँ उर्मिला, डॉक्टर ने थोड़ी सी दवाई हॉस्पिटल में ही दे दी थी, कहा कि ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये तो मैं भी कह रही हूँ, चलो लो बोतल, दूध पिला दे इसे। तभी दूध पिलाते वक्त उर्मिला की नजर मालिनी के हाथ में बंधे हुए धागे पर पड़ जाती है। अरे ये धागा कैसा है, पहले तो नहीं था। हाँ, वो हॉस्पिटल से आते हुए मैं मंदिर में गया था, वहीं पंडित जी ने इसे धागा बांधा था, इसे उतारना मत। इतने छोटे बच्चे के हाथ में काला धागा बांधने की क्या जरूरत है, और क्या, जैसे जैसे ये बड़ी होगी ये धागा तो इसके हाथ में टाइट हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब होगा तो उतार देंगे, अभी पंडित जी ने बांधा है तो बंधा रहने दो। ठीक है, नहीं निकालूंगी। उर्मिला और प्रभाकर मालिनी से बहुत प्यार करते थे और देखते देखते काफी वक्त बीत गया और मालिनी 20 साल की हो गई थी। मालिनी बेटा कहाँ है, उठी या नहीं, कॉलेज नहीं जाना क्या? मुझे तो लगता है मालिनी अभी तक उठी ही नहीं है। तो जाइए ना, अपनी लाडली को उठा दीजिए। हाँ जा रहा हूँ, वैसे वो तुम्हारी भी तो लाडली ही है। हाँ वो तो है ही। प्रभाकर उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। मालिनी बेटा उठ जाओ, आज कॉलेज का पहला दिन है। तभी मालिनी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे तुम तो उठ गई, तैयार भी हो गई। हाँ मैं तो कब की उठकर तैयार हो गई। तो उर्मिला तुम्हें कब से आवाज लगा रही है, जवाब नहीं दिया? हाँ मुझे पता है पापा, लेकिन मैं तो जानबूझकर जवाब नहीं दे रही थी। अच्छा, पर क्यों? ऐसे ही छेड़छाड़ करने का मन कर रहा था मम्मी से। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ इसमें। हाँ ठीक है, तो आप अब जाकर मम्मी से कह दीजिए कि मालिनी गुस्सा है और उनसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है। प्रभाकर वापस उर्मिला के पास आता है। क्या बात है उर्मिला, क्या कह दिया तुमने मालिनी से, वो इतनी नाराज होकर बैठी है? क्या मुझसे नाराज है वो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, तुमने ही उसे कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्ची को डांटती ही रहती हो। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं कहा। रुको मैं जाकर बात करती हूँ। उर्मिला मालिनी के पास जाती है। मालिनी मुझसे नाराज है क्या? मालिनी कोई जवाब नहीं देती। बोलना बेटा, क्या हुआ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मम्मी, लेकिन हुआ क्या? मालिनी बार बार उर्मिला को नजरअंदाज करती है और तभी उर्मिला दुखी हो जाती है। बेटा मुझसे नाराज मत हो। हे भगवान, मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो उदास हो गई। माफ कर दीजिए मम्मी, प्लीज, सॉरी। तो तू मुझसे नाराज हो गई, मुझे दुख तो होगा ना? तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ बाबा मुझे पता है। आई एम सो सॉरी मम्मी, सच्ची मैं और पापा तो मिलकर आपको छेड़ रहे थे। तभी ऊपर से अचानक उर्मिला पर एक बड़ा सांप गिर जाता है और उर्मिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आह सांप, सांप। अरे शांत मम्मी, नकली सांप है। तभी प्रभाकर भी वहां आ जाता है। देखो पापा, मम्मी डर गई नकली सांप से। बेटा ऐसा मजाक दोबारा मत करना, मुझे नफरत है सांप से। हाँ मम्मी, सांप से तो सब डरते हैं। डर नहीं, नफरत। पर क्यों मम्मी? बस यूं ही। तभी उर्मिला गुस्से से प्रभाकर की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। चलो आओ, जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज चली जाओ। हाँ मम्मी आ रही हूँ। रीमा तो कॉलेज पहुंच भी गई है, तो तू भी जल्दी से पहुंच। उसके बाद मालिनी कॉलेज और वहां अपनी दोस्त रीमा से मिलती है। वाह मालिनी, बड़ी खूबसूरत लग रही है तू तो। हाँ तू भी कम नहीं लग रही वैसे। चल आजा, क्लास दिखाती हूँ। रीमा मालिनी को क्लास में ले जाती है और एक लड़के से मिलवाती है। मालिनी इससे मिलो, ये मेरा कजन मानव है, हमारी क्लास में ही पढ़ता है। हाय मानव। हेलो मालिनी, रीमा तुम्हारी काफी तारीफ करती है। अच्छा मैं हूँ ही तारीफ के काबिल? हाँ सही बात है। तभी मानव बड़े प्यार से मालिनी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। हाँ सच में तारीफ के काबिल तो हो तुम। मालिनी भी शर्माकर मानव की तरफ देखती है, क्योंकि वो मानव के मन की बात समझ गई थी। कुछ दिन बाद मालिनी कॉलेज जाती है, लेकिन रीमा कॉलेज में नहीं आई थी। मानव, आज रीमा कॉलेज नहीं आई क्या? नहीं, आज तो वो नहीं आई। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं, बता दी थी तो मैं भी नहीं आती। क्यों, मैं नहीं हूँ क्या कॉलेज में? मेरे लिए तो आ ही सकती हो। अच्छा, भला तुम्हारे लिए मैं क्यों कॉलेज में आऊँ? अच्छा नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ओहो,
बस भी करो, ज्यादा हो गया। तो अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, मैं तुम्हारी फिक्र तो करूंगा ही। हाँ, अब रीमा की वजह से दोस्त तो बनना ही था, रीमा के कजन जो हो। और अगर रीमा का कजिन ना भी होता तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहता मैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी ही बात है। तुम तो जानती ही हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ, अच्छे से जानती हूँ, पर मुझसे बचकर ही रहना। अच्छा, ऐसा क्या है तुम में जो बचकर रहूं? नागिन हूँ मैं, डस लूंगी तुम्हें। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जहर के लिए तैयार हूँ, बस डस लो मुझे। बड़े खराब हो तुम, सच में। चलो, क्लास शुरू हो रही है। इस तरह से मालिनी और मानव के बीच काफी हंसी मजाक चलता है और वक्त के साथ साथ नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। एक बार रविवार को सुबह के वक्त मालिनी अपने कमरे में अलमारी की सफाई कर रही थी। क्या कर रही है बेटा? मम्मी, इतने सारे हैंडबैग पड़े हैं, इनमें से कुछ हैंडबैग खराब हो गए हैं, निकाल देती हूँ। हाँ, निकाल दे, और निकालने से पहले एक बार चेक कर लेना, कहीं हैंडबैग में कुछ सामान ना हो। हाँ, कर लूंगी। ठीक है, तू ये काम कर ले, मैं सब्जी बना लेती हूँ। मालिनी कुछ हैंडबैग्स निकालती है और उनकी जिप खोलकर चेक करती है। तभी उसके हाथ में पहना हुआ धागा हैंडबैग की जिप में अटक जाता है। ओहो, ये कैसे अटक गया? तभी मालिनी जोर से अपना हाथ खींचती है और धागा खुलकर वहीं गिर जाता है। कुछ देर में मालिनी सारा काम कर लेती है और अचानक उसका सर भारी होने लगता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? सिर क्यों भारी हो रहा है? मम्मी को बुलाती हूँ। मालिनी वहीं सर पकड़कर बैठ जाती है। मम्मी, मम्मी, यहाँ आइए ना। क्या हुआ बेटा? लेकिन मालिनी कोई जवाब नहीं दे पाती। उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। हे भगवान, सांस ही नहीं आ रही, अचानक मुझे क्या हो रहा है? तभी मालिनी देखती है कि उसके हाथों का रंग नीला होने लगा था। वो जल्दी से खड़ी होकर शीशे के सामने जाती है तो देखती है कि उसका पूरा चेहरा और पैर सब नीला हो गया था। मालिनी जोर से चिल्लाती है, मम्मी! अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि उर्मिला के सामने मालिनी की सच्चाई आने पर उर्मिला क्या करती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मालिनी अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और अब वो कॉलेज में हो गई थी, जहाँ उसकी एक फ्रेंड रीमा भी उसके साथ पढ़ती थी। रीमा का कजन मानव मालिनी को बहुत पसंद करता था। मालिनी और मानव के बीच दोस्ती बढ़ रही थी। एक दिन अचानक मालिनी के हाथ का धागा निकलने से उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। अब आगे उर्मिला किचन में थी और मालिनी की चीखें सुनकर वो घबरा जाती है और उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी को? उर्मिला भागती हुई मालिनी के कमरे में जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, ये क्या हुआ मालिनी? हाँ मम्मी, देखो ना क्या हो गया, मेरा शरीर नीला पड़ गया है। मम्मा, देखो ना क्या हो गया। पर ये हो क्या रहा है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं क्या करूं? मम्मी, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, कहीं आपको भी कुछ हो ना जाए। लेकिन मुझे क्यों कुछ होगा? बस मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, न जाने तेरे पापा भी कब आएंगे। कहाँ है पापा? यही पास में गए हैं। और तभी मालिनी के शरीर में अजीब अजीब बदलाव होने लगते हैं और उर्मिला काफी डर जाती है। तभी घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। लगता है तेरे पापा आ गए। सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। दरवाजे पर प्रभाकर ही था और वो जल्दी से मालिनी के कमरे की तरफ भागता है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। बेटा, तेरे हाथ का धागा कहाँ है? जल्दी बताओ। पापा, वो धागा तो हैंडबैग में अटक गया था, तो निकालते वक्त वो मुझसे टूट गया था। तभी प्रभाकर सारे हैंडबैग्स खोलकर देखने लगता है। आप क्या कर रहे हैं पापा? आप उस धागे के पीछे क्यों पड़े हैं? मालिनी की हालत तो देखिए। चुप रहो, मुझे ढूंढने दो। तभी एक हैंडबैग में प्रभाकर को वो धागा मिल जाता है और प्रभाकर मालिनी के हाथ में धागा बांध देता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर क्या हो रहा है? लेकिन उस धागे का मालिनी पर कोई असर ही नहीं होता। पापा, क्या है ये? कुछ भी नहीं हो रहा धागे से। लगता है टूटने की वजह से इस धागे का असर खत्म हो गया है। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बताओ मुझे, क्या है इस धागे में? अभी ये सब बताने का सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है। जब से मालिनी पैदा हुई है तब से आपने ये धागा उतारने नहीं दिया। आखिर क्या राज है? क्या सच में पापा? लेकिन बचपन से ये धागा क्यों पहनाया? तभी मालिनी और उर्मिला प्रभाकर से बार बार पूछने लग जाती है और आखिर प्रभाकर को सच्चाई बतानी ही पड़ती है।
मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैंने तुमसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? वो तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत झूठे हैं, लेकिन कौन से झूठ की बात कर रहे हैं आप? ये धागा मुझे किसी मंदिर के पंडित ने नहीं दिया था, बल्कि मैंने किसी तांत्रिक बाबा से लिया था, ताकि मालिनी एक साधारण इंसान की तरह रह सके। क्या? ये सुनकर उर्मिला और मालिनी काफी हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं तो साधारण इंसान ही हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मालिनी साधारण इंसान नहीं है, ये एक विषकन्या है। ये सुनकर उर्मिला और मालिनी को एक झटका लगता है और दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी उर्मिला को स्वरा नागिन याद आती है। कहीं ये... हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इतना बड़ा धोखा! मुझे माफ कर दो उर्मिला, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उर्मिला जोर जोर से प्रभाकर के सीने पर हाथ मारने लगती है। आपको शर्म आनी चाहिए। अपने किए की सजा मुझे क्यों दी आपने? लेकिन तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, उस वक्त मैं यही कर सकता था। ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ कोई। तू एक नागिन है, नागिन की बेटी है। तू मेरी बेटी नहीं है। आप क्या कह रही है मम्मी? मैं तो आप ही की बेटी हूँ। नहीं, ये तेरा बाप है, पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ। पापा बताइए ना, मम्मी क्यों कह रही है ऐसा? मालिनी बेटा, उर्मिला जो कह रही है वो सच है। उर्मिला तुम्हारी असली माँ नहीं है। मालिनी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मालिनी उर्मिला के पास आने लगती है। यही मेरी माँ है, मैंने इन्हें ही देखा है बचपन से। उर्मिला झटके से पीछे हट जाती है। मुझसे दूर है नागिन, तू विषकन्या है, नागिन की बेटी है। मेरे पास मत आ, मुझे तुझसे डर लगता है। नहीं नहीं उर्मिला, ऐसा मत करो, ऐसे डरो मत। आखिर ये तुम्हारी बेटी ही है, तुमने ही इसे पाला है। नहीं, मैंने तो सांप को पाला है। मुझे क्या पता था कि मैं सांप को दूध पिला रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को भी यशोदा ने पाला था और वो उन्हीं को माँ मानते थे। वो भगवान थे और ये एक विषकन्या है। तो क्या तुम इसे यूं ही छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। उस नागिन को ही क्यों नहीं दे आते इसे? इस घर में क्यों रखा है? तुम सारी सच्चाई जानती नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। बस मैं ये सच्चाई जान गई कि ये उस नागिन की बेटी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मुझे 20 सालों से धोखा दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे कि आप मेरे पति हैं। कौन है मेरी माँ? मुझे उनके पास ही ले चलिए, शायद वो मुझे ठीक कर सके। नहीं, मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलता हूँ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। जल्दी से ले जाइए इसे। हो सके तो इस घर में वापस मत आना, वहीं छोड़ आना इस विषकन्या को। ऐसा मत कहिए मम्मी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं नहीं जानती, तू तो जहर से भरी हुई है, कहीं भी रह लेगी। तभी मालिनी जोर जोर से रोने लगती है। एक तो वो अपने हाल से दुखी थी, ऊपर से आज उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। अब ऐसे ही इसे बाहर लेकर जाएंगे और लोगों के सामने तमाशा बनवाओगे? नहीं, मैं इसे ढक रहा हूँ। तभी प्रभाकर एक चादर लेकर आता है और मालिनी उससे खुद को ढक लेती है। चलो बेटा, कार में जाकर बैठ जाओ। उसके बाद प्रभाकर अपनी बेटी मालिनी को उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। ये कैसी जगह है पापा? मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। डरो मत बेटा, बचपन में बाबा ने तुम्हें वो धागा दिया था जिससे तुम 20 साल तक साधारण इंसान की तरह रही थी। तभी वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें बाबा का एक शिष्य मिलता है। बाबा जी कहाँ मिलेंगे? माफ कीजिए, लगता है आप काफी सालों बाद आए हैं। जी हाँ, मैं 20 साल पहले आया था। उन्होंने मुझे एक उपाय बताया था और आज फिर से मैं वही उपाय करवाने आया हूँ। हाँ, बहुत महान थे बाबा जी, हर समस्या का निवारण कर देते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में। प्रभाकर ये सुनकर परेशान हो जाता है। ये सब कब हुआ? उन्हें गुजरे 10 साल हो गए हैं। पापा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, आपने इस कन्या को इस तरह ढक क्यों रखा है? ये मेरी बेटी है और मैं इसी के लिए बाबा के पास आया था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए, मेरे अंदर बाबा जितनी शक्ति तो नहीं है, लेकिन पहले आपको मुझे अपनी समस्या बतानी होगी। तभी प्रभाकर वो चादर हटा देता है और वो शिष्य मालिनी को देखकर डर जाता है। हे ईश्वर, ये तो विषकन्या है और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस समस्या का हल कर सकूं। माफ कीजिएगा। तभी प्रभाकर और मालिनी बहुत दुखी हो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ये क्या, आप इसके साथ फिर घर आ गए? आपको बोला था ना इसे बाहर छोड़कर आना। तुम कैसी बातें करती हो उर्मिला? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है तो आप भी इसके साथ कहीं और जाकर रह लीजिए। ऐसी जहरीली लड़की को मैं मेरे घर में नहीं रहने दूंगी। बस करो उर्मिला,
20 सालों से तुम इसे अपनी बेटी बनाकर पाल रही हो और अब ऐसे जाने का कह रही हो। मम्मी ऐसा मत कहो, मैं नहीं जानती मेरी माँ कौन थी, लेकिन मैंने हमेशा आप ही को अपनी माँ माना है। इन सब चिकनी चुपड़ी बातों से तेरा जहर तो कम नहीं होगा ना? ये हम सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गारंटी देते हैं क्या आप? कब इसका मन बदल जाए और हम सबको डस ले, फिर हम क्या करेंगे? हाँ मम्मी आप ठीक कहती हैं। तो जाइए इसे जंगल में फेंक आइए कहीं। हरगिज नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो जाकर इसे खूंटे से बांध दीजिए, ऐसी खुली मत छोड़िए। अब ये इंसान नहीं जानवर है। कैसी बेहुदा बातें करती हो उर्मिला तुम। अगर ये घर में खुली घूमेगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, और फिर क्या जवाब देंगे आप समाज को? नहीं नहीं मम्मी ऐसा मत करो, मैं इस घर में नहीं घूमूंगी, एक जगह ही रहूंगी। ठीक है, मैं इसका कमरा बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है, बस ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है मम्मी ऐसा ही होगा। और मुझे मम्मी मत कह, मैं तेरी कुछ नहीं लगती, मुझसे बात मत कर। तभी प्रभाकर मालिनी को कमरे में ले जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर मैं अभी तक नहीं जानती कि मेरी माँ कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा तेरी माँ एक नागिन थी। स्वरा और मैं बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब तेरा जन्म हुआ तो उसकी मौत हो गई थी। मालिनी को ये सुनकर काफी दुख होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी और ये ग्रहण लग गया। चिंता मत कर बेटा, हम इसका भी कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मैं और कहीं पता करता हूँ। ठीक है पापा आप जाइए, मैं कुछ देर अकेले बैठना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। मालिनी बहुत दुखी थी और अपने हाल पर रो रही थी। 4-5 दिन बीत गए और वो अपने कमरे में ही रह रही थी। बस प्रभाकर उसे खाना दे जाता था। कॉलेज का सीन। रीमा काफी दिन हो गए हैं, मालिनी कॉलेज नहीं आ रही है, क्या बात है? हाँ यार मैंने फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ मैंने भी किया था। तो तुम उसके घर जाकर क्यों नहीं पूछ कर आई? घर तो क्या जाना, आना होता तो आ ही जाती कॉलेज। मुझे बताओ उसका एड्रेस, मैं जाऊंगा उसके घर। पागल हो गया क्या? उसके माँ बाप तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल देंगे और उसके लिए भी घर में प्रॉब्लम हो गई फिर? चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से जाऊंगा, बस तुम मुझे एड्रेस दे दो। ठीक है। रीमा उसके घर का एड्रेस मानव को दे देती है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या मानव के सामने मालिनी का राज खुल जाएगा और मालिनी का वो हाल देखकर मानव का क्या हाल होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मालिनी के विष कन्या होने का सच उर्मिला को पता लग गया था, लेकिन अब मालिनी के हाथ से टूटा हुआ वो धागा भी काम नहीं कर रहा था। वहीं उर्मिला मालिनी से अब नफरत करने लगी थी और बदकिस्मती से उस तांत्रिक बाबा की भी मौत हो चुकी थी और मालिनी अब कमरे में बंद होकर रह गई थी और अपने इस हाल पर वो बहुत दुखी थी। वहीं कॉलेज न जाने के कारण मानव मालिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे रात के वक्त मानव चुपके से मालिनी के घर की 4 दीवारी में चला जाता है। अब कैसे जाऊं घर में? सीधा गया तो दिक्कत हो जाएगी। खिड़कियों से देखता हूँ। मानव चुपके से बाहर की खिड़कियों से अंदर देखता है। अरे ये तो गेस्ट रूम है, दूसरी खिड़की से देखता हूँ। मानव दूसरे कमरे की खिड़की से देखता है, वहाँ उसे मालिनी के सैंडल और कुछ कपड़े दिख जाते हैं। ओह, लगता है यही है मालिनी का कमरा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंदर जाता हूँ। तभी मानव चुपके से खिड़की खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। लगता है बाथरूम में है मालिनी। मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और मालिनी बाथरूम से बाहर निकलती है, लेकिन उसके पैर में जुराबे पहनी हुई थी। ये मालिनी ने रात के वक्त पैरों में जुराबे क्यों पहन रखी हैं? तभी मालिनी बेड के ऊपर बैठ जाती है और नीचे चेहरा करके रोने लग जाती है। अरे मालिनी रो क्यों रही है? मालिनी अपने आप से कहती है, हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे ठीक कर दो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। हे भगवान। ये सुनकर मानव काफी दुखी हो जाता है और मालिनी को रोता देखकर वो अचानक से बेड के नीचे से बाहर निकल आता है। मालिनी क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? मालिनी उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और जैसे ही मालिनी चेहरा ऊपर करती है, मानव उसे देखकर हैरान रह जाता है। ओह गॉड, मालिनी ये तुम्हें क्या हो गया? मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो? अंदर कैसे आ गए हो? जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हें देखने आया था, तुम कॉलेज नहीं आ रही थी इतने दिनों से। मैं अब कभी भी कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। लेकिन तुम्हें ये हुआ क्या है? तुम्हारा शरीर नीला क्यों पड़ गया? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसीलिए तुमने पैरों में जुराबे पहन रखी हैं। हाँ, मुझे मेरे पैर देखना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने जुराबे पहन ली। तुम रो मत मालिनी, सब ठीक हो जाएगा।
बताओ ना, कैसे हुआ ये सब? तुम जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी शक्ल तो देखो, मेरा हाल तो देखो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। कहाँ ना जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। मालिनी, मैंने तुमसे प्यार किया है और ये कोई 4 दिन की आशिकी नहीं है जो तुम्हारे बुरे हाल में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। ये बात सुनकर मालिनी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। मालिनी प्लीज चुप हो जाओ, कहा ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी सच्चाई नहीं जानते मानव, जब जान जाओगे तो खुद ब खुद मेरी जिंदगी से चले जाओगे। अच्छा बताओ फिर क्या है तुम्हारी सच्चाई जो मुझे तुमसे दूर कर सकती है? मानव, मैं एक विष कन्या हूँ, एक नागिन की बेटी हूँ, मेरे अंदर जहर भरा है। ये सुनकर मानव हैरान हो जाता है और उसे मालिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कह रही हो ये सब तुम? सच में ऐसा है क्या? हाँ मानव, तुम्हारी कसम। तो नागिन सच में होती है क्या? हाँ, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरा हाल देखकर मुझे यकीन हो गया। तो इसका कोई तो उपाय होगा ना? नहीं, कोई उपाय नहीं है, मैं हमेशा ऐसी रहूंगी। तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे तुम जैसी भी हो। नहीं, क्या पता कहीं मैं नागिन बन के डस ना लूं तुम्हें, मुझसे दूर रहो। फिर से डरा रही हो जैसे उस दिन कॉलेज में डरा रही थी। उस दिन तो मैंने सिर्फ मजाक किया था, लेकिन मुझे क्या पता था ये बात सच है। तुम चिंता मत करो। तभी मालिनी के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जल्दी से जाओ, कमरे में कोई आ रहा है, शायद पापा होंगे। मानव जल्दी से खिड़की से बाहर चला जाता है और कमरे में प्रभाकर खाना लेकर आता है। बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है पापा। ऐसे भूखे रहने से तुम ठीक नहीं हो सकती, बल्कि और ज्यादा बीमार हो जाओगी। फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब बताओ, जाना चाहती हो? नहीं पापा, लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगी, मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी। चिंता मत करो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। ठीक है पापा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मानव रोज थोड़ी देर के लिए मालिनी से मिलने आता था और उसे हंसाता रहता था। मानव, तुम कितने अच्छे हो, मेरा ऐसा हाल देखकर भी तुम मुझे छोड़ नहीं रहे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ठीक है मानव, अब तुम जाओ, काफी देर हो गई है, पापा आते ही होंगे। ठीक है मालिनी, फिर मिलते हैं, बाय। वहीं प्रभाकर भी उर्मिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उर्मिला समझती नहीं है। उर्मिला, 15 दिन हो गए हैं, मालिनी बेचारी एक कमरे में ही पड़ी रहती है। तो मैं क्या करूं? ये सब आपके किए का नतीजा है। जरा सोच कर तो देखो, तुमने 20 साल उसको अपनी बेटी की तरह पाला है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं जागती? मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं एक विष कन्या को पाल रही हूँ, वरना मैं उसे इतना प्यार ही क्यों देती। भगवान ने तुम्हें औलाद देते ही उसे अपने पास बुला लिया ताकि तुम मालिनी को पाल सको। तुम्हारी भी बेटी ही हुई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। उस वक्त तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने मुझे तुम्हें सच्चाई बताने से मना किया था। तो बाद में बता सकते थे, क्यों नहीं बताया? लेकिन कैसे बताता, मौका ही नहीं मिला। उसी दौरान 7वें महीने में स्वरा की भी बेटी हो गई और बच्चा होते ही स्वरा की मौत हो गई। क्या? स्वरा की मौत हो गई? हाँ उर्मिला, और स्वरा ने मुझे कसम दी थी कि तुम्हें औलाद का सुख मिलना चाहिए, इसीलिए उसने अपनी बेटी मुझे तुम्हें सौंपने के लिए कहा। ये सुनकर उर्मिला काफी हैरान हो जाती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। स्वरा को तुम्हारी चिंता थी, वो चाहती थी कि तुम्हें दुख ना हो, इसीलिए मैंने मालिनी को तुम्हारी बेटी बनाकर तुम्हें दे दिया। उर्मिला ये बात सुनकर रोने लग जाती है। जिस स्वरा से मैं इतनी नफरत करती थी, उसी ने मेरी झोली भरी। हाँ, अब रो मत उर्मिला, मालिनी तुम्हारी ही बेटी है, सिर्फ जन्म उसे स्वरा ने दिया है। अभी भी वक्त है, उसे अपना लो। लेकिन वो एक साधारण इंसान नहीं है, मैं उसे कैसे अपनाऊं? तुम सोचो, अगर तुम्हारी असली बेटी के साथ ये सब हुआ होता तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देती? नहीं, कभी नहीं छोड़ती। तो फिर बताओ, क्या मालिनी ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? कभी तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, कभी नहीं लगा। तो तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? उस बेचारी की हालत बहुत खराब है, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ, आप सही कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ। तभी उर्मिला भागती हुई मालिनी के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी थी। कोई बात नहीं मम्मी, अब तो मैं आपको मम्मी कह लूँ ना? हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तुझे ठीक कर दूंगी, तू चिंता मत कर।
उर्मिला और मालिनी के बीच सब ठीक हो गया था। उसी रात सब सो गए थे। उठो मालिनी, ये सोने का वक्त नहीं है बेटा। आप कौन हैं? मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। आप मेरी क्या सहायता करेंगी? चलो मेरे साथ जंगल में, वहीं तुम्हारी समस्या का हल होगा। लेकिन जंगल में तो मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ जाने में डर लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आप हैं कौन, और मुझे बताइए तो सही। बस तुम ये सोच लो कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ठीक है, बताइए कहाँ जाना है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मालिनी स्वरा के पीछे पीछे चल पड़ती है और वो एक घने जंगल में खंडहर के पास पहुँच जाती है। तभी अचानक स्वरा गायब हो जाती है। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? लेकिन मालिनी बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए वो बहुत डर जाती है और रोने लग जाती है। मम्मी, पापा, बचाइए मुझे, बहुत डर लग रहा है। तभी उसे कुछ जानवरों की आवाज आती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। बेटा उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, बहुत बुरा सपना देखा था। एक औरत आई थी मेरे सपने में और उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया, एक खंडहर के पास। खंडहर? कैसी दिखती थी वो औरत? अजीब से कपड़े पहने थे। वो बोल रही थी कि सहायता के लिए आई हूँ। वो जरूर स्वरा थी, वही आई थी तुम्हारे सपने में। मुझे नहीं पता पापा, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मुझे भी लगता है वो स्वरा थी, तुम्हारी सहायता के लिए आई थी। लगता है जंगल में ही तुम्हारी समस्या का हल है, हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है पापा, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। चिंता मत कर बेटा, हम साथ चलेंगे। तभी मालिनी, प्रभाकर और उर्मिला जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और उसी खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। पापा, ये तो वही खंडहर था जो सपने में देखा था। तभी अचानक से वहाँ बहुत सारे सांप आ जाते हैं और उर्मिला और प्रभाकर को घेर लेते हैं। हे भगवान, सांप! पापा, ये सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो मालिनी, आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये सांप हमें आगे नहीं जाने देंगे। नहीं, मैं अकेली नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम जाओ अब। तभी मालिनी घबराते हुए अंदर जाती है। माँ, क्या आप यहाँ हैं? प्लीज मेरी सहायता कीजिए माँ। मालिनी जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ स्वरा को बुलाती है। देखिए ना माँ, मेरा क्या हाल हो गया, मैं कैसे ऐसी जिंदगी जीऊंगी, मेरी सहायता कीजिए। मालिनी अपनी माँ को बहुत पुकारती है और रोती है। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ बहुत सारे सांप आ जाते हैं और तभी स्वरा की आत्मा उसके पास आती है। माँ, आप ही मेरी माँ है ना? हाँ बेटा, चिंता मत करो। तभी स्वरा उसके माथे पर हाथ रखती है, जिससे मालिनी बेहोश हो जाती है और सारे सांप मालिनी के शरीर से सारा जहर पी लेते हैं। थोड़ी देर में मालिनी को होश आता है और तभी प्रभाकर और उर्मिला भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी बेटी ठीक हो गई है। देखो, इसका शरीर सही हो गया है। हाँ उर्मिला, ये सब स्वरा ने ही किया है। थैंक यू सो मच माँ, आपने मुझे ठीक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरा, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अब मालिनी बिल्कुल ठीक हो गई थी और खुशी खुशी वो तीनों घर चले जाते हैं और अब मालिनी फिर से बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी विश कन्या की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर